तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है। तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है। उठकर पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए जो बिल्कुल NCERT आधारित हैं, जो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाएंगे, तो क्यों ना उन क्वेश्चन पूछे जाने से पहले उनको रिपीट कर लें, जिसलिए आपका जो सीटेट का एग्जाम है अच्छे नंबरों से क्रैक हो जाए। तो हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी का एक और मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो मॉक टेस्ट तीसरे नंबर का होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम 21 जनवरी तक डेली टू डेली आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके पेपर के जैसे होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों 61 से। हम पहले जो दो मॉक टेस्ट हैं दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखे वो उनको देख लीजिए, या फिर अभी से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो 61 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। यानी कि दोस्तों कोई बच्चा है विशेष क्षमता वाला, कैसा दोस्तों, विशेष क्षमता वाला बच्चा है, उसके लेखन कौशल का अभ्यास कराया जाए तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, विचारों में मौलिकता, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या अक्षरों की सुंदर बनावट। दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर कोई विशेष क्षमता वाला बालक है तो क्या हम उसकी सुंदर लिखाई या बनावट से उसे विशेष मान सकते हैं? नहीं दोस्तों। क्या अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें, अच्छे अच्छे मीठे मीठे वचन लिखे, तो क्या हम उसे विशेष मान सकते हैं? नहीं दोस्तों, इतना स्पेशल नहीं है। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें तो क्या वो विशेष है? नहीं दोस्तों, नॉर्मली सब शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर ही लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों उसके विचारों में मौलिकता होगी, यानी कि दोस्तों उसके जो सोचने समझने की क्षमता है वो सबसे अच्छी होगी, विचारों में मौलिकता होगी, अच्छे विचार उसके अंदर होंगे, तो वो अच्छा प्रयास भी कर सकता है, अच्छा लिख भी सकता है, अच्छा सुना भी सकता है, तो वो एक विशेष बालक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। व्याकरण शिक्षण की सबसे बेहतर विधि कौन सी है, पूछा गया है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की अगर कहीं भी पूछा जाए उसमें आगमन निगमन दोनों एक साथ दे रखी हो तो वही सबसे बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसमें पूछा गया है व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, या पुस्तक विधि। दोस्तों आप एक बात बताइए, व्याकरण को आप अच्छे से कब समझा सकते हैं? जब आप उसको सबसे पहले उदाहरण बता दें, फिर उसके बाद नियम की बात करें। किसकी बात करें? नियम की बात करें। तो आप उसे नियम से उदाहरण की जगह बेटर ज्यादा उदाहरण नियम से समझा सकते हैं, यानी कि सबसे पहले उदाहरण बता के फिर नियम बताएं तो बच्चा है वो बेटर अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो ऐसा दोस्तों आगमन विधि में होता है, यानी व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी हो सकती है दोस्तों? आगमन विधि। निगमन विधि में होता है दोस्तों सबसे पहले नियम बताएंगे, नियम बताने के बाद उससे नियम को याद कराएंगे, याद कराने के बाद उसे उदाहरण देंगे। तो दोस्तों ये तो एक रटंत पद्धति की तरह हो गई, लेकिन हम उससे कुछ उदाहरण दे देंगे। उदाहरण देने के बाद हम उससे कहेंगे कि आप इन उदाहरणों को देख के इनमें क्या विशेषता है, खुद नियम बनाइए, खुद नियम बनाइए, तो उसमें बच्चे की तार्किक शक्ति का प्रयोग होगा। तो आगमन विधि इसलिए बेस्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही रखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा है भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा और लिपि में अंतर पूछा है कि भाषा बेस्ट है या लिपि बेस्ट है, इन दोनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक भाषा विशेष को लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। तो दोस्तों एक भाषा विशेष को किसी एक ही लिपि में लिखा जा सकता नहीं दोस्तों, एक भाषा को किसी भी लिपि में हम लिख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। हाँ, निश्चित लिपि होती है, लेकिन दोस्तों किसी भाषा की एक ही नहीं होती दोस्तों, अनेक लिपि हो सकती है। किसी भाषा को एक निश्चित लिपि, हाँ हिंदी की देवनागरी लिपि है, लेकिन दोस्तों हम हिंदी को संस्कृत में भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा की निश्चित लिपि तो होती है, लेकिन उसे लिखने के लिए हम किसी भी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और तो थर्ड ऑप्शन है भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। दोस्तों एक बात बताइए, भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी होती है? नहीं दोस्तों, अगर हमें भाषा ज्ञान नहीं होगा तो लिपि से हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ये सही है। किसी भी भाषा, कोई सी भी भाषा हो, आप किसी भी लिपि में उसे लिख सकते हैं। तो भाषा और लिपि के संदर्भ में ये हो सकता है कि हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों, मैं वहीं से आपको फिर रिप्लाई करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। यानी आपने कोई पाठ पढ़ाया, आपके बच्चे ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछें जिससे मूल्यांकन नहीं हो पाए। आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑप्शन भी दे रखे हैं। यदि तो वाले प्रश्न पूछें जब नहीं हो पाएगा। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न पूछें तो नहीं हो पाएगा। क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछें तो नहीं हो पाएगा। या क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न पूछें तो नहीं हो पाएगा। अगर आप दोस्तों पाठ को पढ़ाने के बाद ये पूछते हो कि क्या शिक्षा मिलती है, तो आप सही बात है मूल्यांकन कर रहे हैं, इससे तो मूल्यांकन हो ही जाएगा ना, आपने पाठ में क्या पढ़ा। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, नहीं वाला पूछा है, नेगेटिव वर्ड देखा है, तो हाँ ये तो सही है ना, सही हो जाएगा ये तो। यानी पाठ पढ़ाने के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें ये पूछी है फिर हमने इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली, तो ये तो सही हो जाएगा ना। और क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों पाठ पढ़ाया हमने, तो आपने पूछा हमें पाठ क्यों पढ़ाया गया, हमें आप क्यों पढ़ा रहे हो, हम ऐसे पढ़ के कैसे क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का आप जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते दोस्तों। ठीक है, अगला ऑप्शन है पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। हाँ ये हो सकता है कि आपने पाठ पढ़ा और आप अपने निजी जीवन के बारे में बताएं कि हाँ अगर मैं होता ऐसी जगह पर तो मैं ऐसा करता। तो ऐसे क्वेश्चनों का भी जवाब देकर मूल्यांकन किया जा सकता है। और यदि तो वाले प्रश्न, हाँ ये भी हो सकता है, यदि तो से संबंधित होता है कि अपने बारे में, यदि ये होता तो ऐसा होता। तो ये वाले प्रश्नों का भी जवाब देकर आप मूल्यांकन कर सकते हो, लेकिन क्यों और कैसे वाले प्रश्नों का जवाब देकर आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी एक बार और रिपीट कर देता हूं, पाठ पढ़ने और पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ में मूल्यांकन में सहायक नहीं होते। तो क्यों और कैसे वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों बच्चे के मूल्यांकन में बिल्कुल भी सहायक नहीं होते। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। ठीक है, सर्वाधिक सहायक पूछा है। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है। शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं या फिर
नोटबुक। जी हाँ, बच्चे की भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है दोस्तों किसमें? पोर्टफोलियो। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के भाषा विकास यानी बच्चे ने कितनी प्रगति की, पहली कक्षा में कितना था और दूसरी कक्षा में कितना था, उन दोनों का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? पोर्टफोलियो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षक डायरी में तो दोस्तों ये लिखा जाता है कि हमने आज क्या पढ़ाया। ठीक है, पोर्टफोलियो में हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो होता है, उसमें क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल आपने पढ़े होंगे, सुनना, बोलना, लिखना, ये आपने सुने होंगे। ठीक है, तो भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते हैं, नेगेटिव वर्ड। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, नेगेटिव वर्ड। भाषा कौशल इस तरह अनुसार सीखे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही कथन पूछा है, तो ये नेगेटिव वाले तो गलत हो गई। ठीक है, भाषा कौशल इस तरह अनुसार सीखे जाते हैं, किसने कहा था दोस्तों? अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो सुनना नहीं जानता? बच्चा अगर थोड़ा 1 साल का हो जाए तो क्या बोलना नहीं जानेगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो भाषा कौशल है वो इस तरह अनुसार होता है, कोई बच्चा 5 साल बाद सीखता है, कोई 1 साल में सीख जाता है, तो इस तरह अनुसार कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, भाषा कौशल में परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपका, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं होता या एक नहीं आता? आपको बताया कि मैंने भाषाई कौशल 4 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। LSRW। दोस्तों क्रम से याद रखना, क्रम पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। एल का मतलब होता है दोस्तों लिसनिंग, लिसनिंग का मीन होता है सुनना, इंग्लिश में याद रखना। ठीक है, स्पीकिंग, स्पीकिंग माने होता है दोस्तों बोलना। एस मीन्स क्या हो गया? बोलना। ठीक है, LS फिर R होता है दोस्तों रीडिंग, रीडिंग माने होता है दोस्तों पढ़ना। ठीक है, फिर होता है राइटिंग, राइटिंग मीन्स क्या होता है? लिखना। ठीक है, तो आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे फर्स्ट होता है लिसनिंग सुनना, फिर होता है बोलना स्पीकिंग, फिर होता है रीडिंग पढ़ना, फिर W से होता है राइटिंग लिखना। तो ऐसे ही आपको क्रम से याद होने चाहिए, क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो पूछा क्या गया दोस्तों, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? तो सुनना आता है, बोलना आता है, लेकिन हंसना नहीं आता, लिखना आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछा है, पठन। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, से स्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन और द्रुत पठन। जी हाँ, अर्थ पठन कभी नहीं होता दोस्तों, अर्थ किया जाता है लेकिन अर्थ पठन कभी नहीं होता। से स्वर पठन होता है दोस्तों, मौन पठन होता है, द्रुत पठन होता है, लेकिन अर्थ पठन कभी नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, जवाब दीजिए तब तक मुझे कमेंट में। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? पढ़ने की दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का या पठन कौशल का? तो दोस्तों आपको पता ही है 69 का क्या आंसर हो जाएगा? पठन कौशल, यानी पढ़ने से संबंधित तो पठन कौशल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। अक्षर बोध की विधि पूछा है दोस्तों, अक्षर बोध की विधि नहीं है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि और शब्द विधि। दोस्तों
आप सभी को पता है। वाक्य से हम अक्षर को बोध करा सकते हैं, वर्ण से अक्षर का बोध करा सकते हैं और शब्द से भी अक्षर का बोध करा सकते हैं। क्या आप अक्षर को प्रत्यक्ष दिखाकर उसका बोध करा सकते हैं? नो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। दोस्तों, एक अध्यापिका सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा बता रही है, फिर उसके बाद उदाहरण समझा रही है। तो दोस्तों कौन सी विधि हो जाएगी? जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, निगमन विधि। क्या बताया? पहले नियम बताया, नियम के बाद उदाहरण बताया। तो नियम से उदाहरण कौन सी चलती है? निगमन विधि। उदाहरण से नियम कौन सी चलती है? आगमन विधि। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पठन कुशलता का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां बनवाएंगे, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। तो दोस्तों पठन कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम यही करेंगे, बच्चों को जोर जोर से बोलने के लिए कहेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा शुद्ध उच्चारण करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करने से प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चली जाती है, बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है या प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करने से क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, बच्चों को पढ़कर समझाने की योग्यता का आकलन हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना पढ़ना, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना या पढ़ना सुनना। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर जो आधारभूत कौशल होते हैं कौन कौन से होते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए मुख्य आधारभूत कौशल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता ही होगा कि सुनना बोलना तो बच्चा प्राथमिक स्तर का जानता ही है, उसके बाद फिर पढ़ना लिखना सीखता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन कौन से हो जाएंगे? सुनना और बोलना। ठीक है, उसके बाद कौन से सीखता है? पढ़ना और लिखना। उस पहले सबसे कौन सीखेगा? सुनना बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक क्या होता है? भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टैप, शब्दों का श्रुत लेख या परस्पर बातचीत। जी हाँ, परस्पर बातचीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे दोस्तों श्रवण और बोलने की क्षमता दोनों का विकास होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य और भाषा कौशल का साधन है। उच्च कक्षा में जो साहित्य है वो साध्य और भाषा कौशल साधन का है। केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशल साध्य और साधन है और साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि उच्च कक्षाओं में जो साहित्य है वो साध्य है या भाषा का कौशल या साधन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा कौशल साध्य और साधन है और साहित्य क्या कहलाता है? साधन। यानी भाषा कौशल है वो क्या है? साधन है और साहित्य क्या है? साधन। भाषा कौशल साध्य और साहित्य साधन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ओनली दोस्तों उच्च कक्षाओं के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए नहीं।
अगला क्वेश्चन है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, समाचार पत्रों का वाचन करना। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अन्य क्रियाकलाप करती है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बोलती है। तो आप क्या करोगे आप एक शिक्षक के रूप में? जी हाँ, इन विभिन्न परिस्थितियों में दोस्तों हम सम्मान अदायगी करेंगे, यानी कि दोस्तों अलग अलग परिस्थितियों में जब जरूरत पड़ेगी जब सम्मान क्रिया करेंगे और बच्चे के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि शब्दों को जोर जोर से बुलवा लेंगे जब भी तो होगा। नहीं दोस्तों, फालतू की एनर्जी खत्म होगी, मौलिकता थोड़ी आ जाएगी उसके बोलने में। कहानी को बोल बोल कर पढ़वाएंगे, इससे दोस्तों कहानी बोल बोल के याद कर सकता है, लेकिन काम उसके वचन में, उसके बोलने की क्षमता में मौलिकता नहीं आ सकती। समाचार पत्र का वाचन करेंगे तो न्यूज ही पढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों उनके क्रियाकलाप में मौलिकता नहीं आ सकती। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए ही होगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक है? क्या सर्वाधिक है? मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्यों का प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर जो मुहावरे लोकोक्तियों का शिक्षण के साथ संबंध है आपके लिए क्या हो सकता है? उससे सर्वाधिक। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुहावरे और लोकोक्तियों को संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना। बीच बीच में आप पाठ के साथ मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कराओगे तो बच्चे मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंटेस्ट कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियम से उदाहरणों की ओर जाते हैं, या बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया था व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या हो दोस्तों? 79 का जी, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाएं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी बच्चे ही खुद नियम बनाए फिर उसके उदाहरणों की खोज करें, तो ये सबसे बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य दोस्तों? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वहन करना। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है दोस्तों? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। यानी बच्चे किस चीज से डर रहे हैं, उपयुक्त उसके लिए क्या किया जाए, कारण को पहचान के समस्या का समाधान करके उसके लिए प्रयोग करना। यानी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना ही क्या हो जाता है? भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, हिंदी भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? हिंदी भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद जरूरत है। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने पर विश्वास रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। यस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों
हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वह बच्चा कितना सीख रहा है, सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण या वर्गों की पहचान। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थ एवं अनुमान। या दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, स्पीड से पढ़ रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है, तो पढ़ने की गति मैटर करेगी? जी हाँ। अगर आपकी समझ में ना आए, अर्थ और अनुमान समझ में ना आए, तो पढ़ने की गति मैटर करेगी। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। शब्दों का उच्चारण सटीक रूप से करूंगा तो कोई मैटर नहीं करता। वर्गों की पहचान की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मुझे अर्थ एवं अनुमान सबसे ज्यादा आता है तो पढ़ना कौशल सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे इस स्तर पर किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें मूल्य हो, जिनमें योग्यता हो, जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, जिनमें तुकबंदी हो। दोस्तों तुकबंदी हो तभी मजा आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्या का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? निबंध, एकांकी, जीवनी या आत्मकथा। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विद्या का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? यानी कौन सी ऐसी विद्या है जिसमें हमें सस्वर पठन करना चाहिए? जी हाँ, एकांकी एक ऐसी चीज है दोस्तों, अगर आप इसका सस्वर पठन नहीं करोगे, स्वर के साथ पठन नहीं करोगे तो मजा नहीं आता। तो एकांकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल मैंने आपको बताया था 4 होते हैं, LSRW। रिपीट करते रहना दोस्तों। भाषा के कौशलों से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। भाषा के मूल रूप में कौशलों में केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। जी हाँ, क्या बताइए, एक बात बताइए, भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। भाषा के मूल रूप से कौशलों में केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण होता है, ऐसा भी नहीं बोला दोस्तों। चारों कौशल महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं, ये किसने कहा दोस्तों? क्रमबद्ध से हाँ हम सीख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जब पढ़ना सीखोगे जब भी लिखना सीखोगे, ऐसा संभवत नहीं है। आप पहले लिखना भी सीख सकते हो, फिर उसके बाद पढ़ना सीखो, तो क्रमबद्ध रूप से कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला देखिए, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। एक ऐसी विधि है दोस्तों जिसमें भाषा शिक्षण की किसी विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। याद रखना दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग न के बराबर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्याकरण विधि में किया जाता है, सूत्र विधि में किया जाता है, अनुवाद विधि में किया जाता है, लेकिन दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद कराना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो व्याकरण के ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों क्या होता है? जी हाँ, भाषा प्रयोगों में व्याकरण का ध्यान रखना। यानी कि भाषा में अगर आप व्याकरण का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी भाषा शुद्ध नहीं रहेगी। तो भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए,
भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे महत्व देंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा करना या सृजनात्मक लेखन लिखना। भाषा में आकलन करते समय हमको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों, क्या होती है? जी हाँ, परिचर्चा करना। यानी कि दोस्तों आप भाषा का आकलन कर रहे हैं, आप किसी परीक्षा का आकलन नहीं कर रहे हैं, आप भाषा के बारे में देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा कितनी अच्छी भाषा जानता है, कितनी ज़्यादा अच्छी स्पीच दे सकता है। तो आप परिचर्चा के माध्यम से पता लगा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर से कभी पता नहीं चलेगा, प्रश्नों के निर्माण से कभी पता नहीं चलेगा, सृजनात्मक लेखन से भी नहीं पता चलेगा, लेकिन परिचर्चा कराओगे भाषा के बारे में आकलन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है दोस्तों? बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। जी हाँ, यहाँ पर भाषा की बात हो रही है दोस्तों, सीडीपी नहीं चल रही, भाषा की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है। इसलिए बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सेशन का, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, भूकंप आने पर जो तबाही हुई है उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना, मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना। यानी बच्चों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी की अभिव्यक्ति को जांच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो जाएगी दोस्तों? भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव। यानी कि दोस्तों इसमें हम करवा क्या रहे हैं, उसके बच्चे की जो सृजनात्मक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसने क्या देखा और उससे क्या अनुभव प्राप्त हुआ, तो सबसे मेन चीज यही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो बच्चों के सृजनात्मक अभिव्यक्ति अगर हमें कभी जाननी हो तो उनकी देखी गई किसी घटना का वर्णन करवाइए, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा सृजनशील है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आपकी मॉक टेस्ट की क्लास। आई होप आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। चलते हैं।